नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आपके सुरक्षित और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं रंजना कुशवाहा ऑनलाइन हिंदी तासिका में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। छात्रों, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपनी बुद्धि और मेहनत के साथ साथ प्राप्त हुए समय का भी उचित सदुपयोग करना चाहिए। आज हम 8वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक हिंदी सुलभ भारती की पहली इकाई के दूसरे पाठ से ली गई कहानी वारिस कौन इसे पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका हैं बहुप्रतिभा की धनी विभा रानी जी। यह कहानी एक संवादात्मक कहानी है। इस कहानी को पढ़ने से पूर्व सर्वप्रथम हम लेखिका के परिचय से परिचित हो जाते हैं। लेखिका विभा रानी जी का जन्म 25 मार्च 1959 को बिहार के मधुबनी क्षेत्र में हुआ था। बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका हैं। बहुआयामी का अर्थ होता है अनेक पक्षों वाला या अनेक पक्षों वाली, और प्रतिभा का अर्थ होता है बुद्धि। मैथिली हिंदी भाषा की तरह ही एक भाषा है जो कि प्राचीन भारत काल में मिथिला एक राज्य हुआ करता था, वहाँ की यह भाषा है। तो वे हिंदी और मैथिली भाषा में राष्ट्रीय स्तर की लेखिका रह चुकी हैं। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। प्रखरता का अर्थ होता है तेजी से, अर्थात लेखिका विभा रानी जी ने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन के कार्य में बड़ी ही तेजी से कार्य किया है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही हैं। समकालीन का अर्थ होता है एक ही समय में, अर्थात वे एक ही समय में फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में लगातार काम करती जा रही हैं। लेखिका विभा रानी जी की कुछ प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएँ, गोनू झा के किस्से, यह एक कहानी संग्रह है। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, यह एक नाटक है। समरथ कैन, जो कि द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी का अनुवाद है। बिल टेलर की डायरी आदि। यह कहानी एक संवादात्मक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखिका विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। तो आइए हम अपनी पाठ्य पुस्तक की कहानी पढ़ते हैं, वारिस कौन। वारिस का अर्थ होता है उत्तराधिकारी या हकदार। पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वे अस्वस्थ होने पर या बुढ़ापा आ जाने के बाद या फिर उनकी मृत्यु हो जाने पर अपने बेटे या बेटी को सारा राजपाट सौंप दिया करते थे। उसी को उत्तराधिकारी कहा जाता है। देखिए कहानी। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थीं। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो, वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। राजा ने सोचा कि उसकी 4 बेटियां तो हैं, लेकिन इन चारों में से जो सबसे अधिक बुद्धिमती होगी, अर्थात अधिक अक्लमंद,
समझदार होगी वह उसी को अपना राजपाट अर्थात राज्य का शासन भार सौंपेगा। लेकिन वह सोच में पड़ गया कि आखिर वह इस बात का पता कैसे लगाए कि उसकी 4 बेटियों में से कौन सी बेटी अधिक समझदार है। आखिरकार में उसे एक उपाय सूझ ही गया। देखिए राजा ने क्या किया। उसने एक दिन 4 बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। अब राजा को जो उपाय सूझा था उस उपाय के अनुसार उसने अपनी बेटियों को अपने पास बुलाया, चारों को, और चारों के हाथ में 100-100 गेहूं के दाने दिए और 5 साल बाद उन्हें वह वापस मांग लेगा, इस तरह से उन्हें कहा। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आईं। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या, भंडार से लेकर दे दूंगी। देखिए, चारों बहनें पिताजी से 100-100 दाने लेकर के अपने अपने कमरे में लौट आती हैं। तो उनमें जो बड़ी बहन थी उसने उन 100 दानों को अपने कमरे की खिड़की के बाहर फेंक दिया और सोचने लगी कि 5 साल बाद में पिताजी को इन गेहूं के दानों के बारे में कुछ याद नहीं रहेगा, और अगर याद रहा भी तो वह अनाज के भंडार घर में से दूसरे गेहूं के 100 दाने ला करके दे देगी। चलिए देखते हैं कि दूसरी बहन ने दानों का क्या किया। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। मखमल एक प्रकार का बढ़िया सा रेशमी कपड़ा होता है जिसे हम वेलवेट भी कहते हैं। चांदी का दूसरा नाम है रजत, और संदूकची का अर्थ होता है छोटा बक्सा या छोटी सी पेटी। तो देखिए, जो दूसरी बहन थी उसने गेहूं के जो 100 दाने थे उन्हें उसने चांदी की एक डिब्बी में डाल दिया और उस डिब्बी को मखमल के थैले में बंद कर दिया बड़ी ही सावधानी से, और उसे एक छोटे से बक्से में डाल दिया और सोचने लगी कि जब 5 साल पूरे हो जाएंगे और पिताजी इन दानों को मांगेंगे तो वह उन्हें वापस दे देगी। इस तरह से उसने 100 गेहूं के दानों को बड़े ही संभाल कर सुरक्षित रूप से संदूकची में रख दिया। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। अब देखिए, जो तीसरी बहन थी वह यह सोचती ही रही कि वह पिताजी द्वारा दिए गए 100 गेहूं के दानों का क्या करे। परंतु जो चौथी और छोटी बहन थी वह थोड़ा सा बच्ची थी। तनिक का अर्थ होता है थोड़ा सा। शरारतें करना उसे बहुत अच्छा लगता था और गेहूं के जो भुने हुए दाने होते थे वे भी खाना उसे बहुत अच्छा लगता था। सो वह दानों को भुनवा कर खा लेती है और खेल में मग्न हो जाती है। चलिए देखते हैं कि तीसरी राजकुमारी ने पिताजी द्वारा दिए गए 100 गेहूं के दानों का क्या किया। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे।
जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। मकसद का अर्थ होता है उद्देश्य या लक्ष्य। सहेज कर अर्थात संभाल कर। तो जो तीसरी राजकुमारी थी उसे इस बात का पूरा यकीन था कि पिताजी ने कुछ सोच कर ही ये दाने उन्हें दिए होंगे। जरूर इन दानों को देने के पीछे उनका कोई उद्देश्य रहा होगा। तो उसने भी पहले सोचा था कि वह अपनी अन्य बहनों की तरह उन दानों को संभाल कर रख ले, परंतु वह ऐसा नहीं कर पाती है। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। तो अब देखिए, जो तीसरी राजकुमारी थी उसने अपनी बुद्धिमानी से यहाँ पर उन गेहूं के 100 दानों को अपने कमरे के खिड़की के पीछे वाली जो जमीन थी, जो कि पूरी तरह से खाली थी, उसने उन दानों को वहाँ पर बो दिया, जिससे समय पर उनमें से अंकुर फूटे, पौधे छोटे छोटे से तैयार हुए और जब फसल तैयार हुई तो उनमें से दाने भी निकलने लगे। इस प्रकार से उस तैयार फसल के जो दाने निकले उसने उन दानों को फिर से बो दिया। इस प्रकार से वह 5 साल तक यही कार्य करती रही कि फसल तैयार हो जाती और उन दानों को वह फिर से बो दिया करती थी, जिससे उसके पास ढेर सारी मात्रा में गेहूं तैयार हो चुका था। कहानी के भाग 1 में बस इतना ही। कहानी के भाग 2 में हम जानेंगे कि 5 साल के बाद में राजा ने अपनी चारों बेटियों को अपने पास बुलाया और उनसे गेहूं के वे 100 दाने जब वापस मांगे तो उन चारों बहनों ने राजा को इसका क्या जवाब दिया।